गुड इवनिंग ऑल। आइए सभी लोग फटाफट जुड़िए, फिर आज की क्लास शुरू की जाती है। फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, है आयरनी। हम आज आपके लिए लेके आए हैं कि आयरनी क्या होती है। आयरनी हम देखते हैं, आयरनी है क्या। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में हमने आपको पीछे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया, वन बाय वन करके। ऑलमोस्ट लगता है कि हम लोग 50 के आसपास फिगर्स ऑफ स्पीच को देख चुके हैं। आयरनी भी एक क्या है, लिटरेरी डिवाइस है। आयरनी या फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें होता क्या है आयरनी में, इसमें होता ये है कि हम एक कंट्रास्ट को दिखाते हैं। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हम सोचते हैं और जो होता है, दोनों बिल्कुल अलग अलग होता है, मतलब कंट्रास्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्व्स अ कंट्रास्ट, इसमें एक कंट्रास्ट होता है किसमें, बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। मान लीजिए आपने एक्सपेक्ट किया है कि कोई चीज बोला गया तो इस तरह का होगा, लेकिन हुआ क्या, बिल्कुल उसके रियलिटी से बिल्कुल उल्टा हुआ, इस तरह का हो गया। आप मतलब सोचा है आपने सर्किल, हो गया लाइन। सर्किल से आपने सोचा है, हो गया लाइन। ये कंट्रास्ट जो होता है ये आयरनी में दिखाता है। मतलब अगर हम वर्ड्स में बोलें, सपोज दैट इफ आई से समथिंग, मैं कहूँगा कुछ और जो उसकी मीनिंग निकलेगी बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब टू मीनिंग्स टुगेदर, कंट्रास्टिंग मीनिंग टुगेदर, दो कंट्रास्टिंग मीनिंग साथ साथ में इसमें चलते हैं। इसमें होता क्या है, occurs when there is gap between what appears to be true and what is actually true। होता क्या है कि जैसे आज की भी दुनिया है, बाहर से दिखने के लिए कुछ और होती है और अंदर से दिखने के लिए कुछ और होती है। करें कि ये जो दो फेस हम कैरी करते हैं, फेस कैरी करते हैं, इस प्रकार से आयरनी जो होती है वो टू मीनिंग कैरी करती है। एक लिटरल मीनिंग होती है, अर्थात आप पढ़ेंगे तो एक अलग मीनिंग निकलेगी, जब उसके डीप में जाएंगे तो एक दूसरी मीनिंग निकलेगी, और लगभग दोनों क्या रहेंगे, कंट्रास्ट रहेंगे बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मीन्ड। जो कहा जाता है और जो उसका मतलब होता है, दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, कंट्रास्ट होते हैं। ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है सटराइज करने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, सस्पेंस के लिए, और कभी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को एम्फसाइज करना होता है, जोर उस पर देना होता है, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं। हम आयरनी को देखते हैं, आयरनी होती क्या है और आयरनी के टाइप्स क्या हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आयरनी हमारी एक होती है वर्बल आयरनी। पहली आयरनी हमारी है वर्बल। वर्बल शब्द जैसे अपने आप से ही बता रहा है, मतलब कुछ कहना, वर्ब। तो दिस ऑकर्स व्हेन अ स्पीकर सेज वन थिंग। इसमें क्या होता है, आदमी कहता है कुछ और मीन्स अदर, लेकिन उसका कहने का मतलब कुछ और रहता है। इट मीन्स द स्पीकर वांट टू से समथिंग, कहना चाहता है, बट ही सेज समथिंग एल्स, कहता कुछ और है और उसके कहने का मतलब कुछ और होता है। ऑफन द अपोजिट ऑफ व्हाट इज स्टेटेड, प्रायः लगभग लगभग उल्टा होता है। लगभग लगभग जो है मीनिंग उसकी उल्टी होती है, अर्थात जो कहेगा वह मीनिंग ना हो करके उसका कुछ कंट्रास्टिंग अर्थ होता है। इट्स क्लोजली रिलेटेड टू सार्काज्म। सार्काज्म हमने आपको पीछे लगभग पढ़ाया है, लगभग उससे मिलता जुलता है, लेकिन एक चीज का है, ये हमेशा मॉकिंग टोन में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्बल आयरनी जो होती है, मतलब हम अपने वर्ड्स से, वर्ड्स जो बोलेंगे कि लिटरल मीनिंग जो होगी, अर्थात आप सरफेस मीनिंग निकालेंगे, सरफेस मीनिंग आपकी बिल्कुल अलग होगी। और जब आप उसको बाद में रेफरेंस किसी चीज जोड़ करके देखेंगे, किसी सिचुएशन से या किसी पर्टिकुलर इवेंट से जोड़ करके देखेंगे, तो और होगी। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा वर्बल आयरनी। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, जिस दिन बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है एकदम, और उस दिन कहना व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब ये क्या है, कहना ये चाहते हैं कि मतलब यार आज बहुत बारिश हो रही, नरक हो गया, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, बिकॉज इट्स रेनिंग। बारिश हो रही लेकिन
हल्की बारिश, शावर्स पड़ते हैं, ये हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन यही शावर्स अगर हमारे क्या हो जाए, हेवी रेन्स में चेंज हो जाए, तो ये क्या हो जाती है, हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देती है। तो हेवी रेन कभी ब्यूटीफुल नहीं होता। तो हेवी रेन के लिए कर रहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। नेक्स्ट, सिचुएशनल आयरनी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशन आप जब समझते हैं, सिचुएशन मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द, आपके हिंदी में कहते हैं परिस्थिति, अर्थात परिस्थिति जन्य जो चीजें में किस प्रकार से हमें जो विरोधात्मक भाव प्रतीत होते हैं, कॉन्ट्रेरी जो मीनिंग हमें निकलती है, बात यहां पर कर रहे हैं। दिस ऑकर्स व्हेन देयर इज अ डिस्पैरिटी, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड नोट करिएगा। जब डिस्पैरिटी होती है किसमें, बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि ये होगा, और व्हाट हैपेंस जो होता है, दोनों में क्या होता है, बिल्कुल डिस्पैरिटी होती है। वहां पर क्या होता है, सिचुएशनल आयरनी होती है। अब मैंने पीछे भी आपको पीछे के वीडियोज में आप देखेंगे तो आयरनी मैंने अलग से भी पढ़ाया है, एक पॉइंट वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कि सिचुएशनल आयरनी क्या होती है। सपोज दैट, मान लीजिए आप दो भाई बहन हैं कोई, उसके बाद किसी ने मान लीजिए घर में कोई मोबाइल तोड़ दिया या टीवी का रिमोट तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन योर फादर कम्स इन इवनिंग, जब आपके पिताजी शाम को आते हैं, दूसरा जाके कंप्लेन करता है कि डैड, भाई ने ये तोड़ दिया या बहन ने ये तोड़ दिया, बताता है। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, व्हेन आई विल टेल दिस टू डैड, डैड विल स्कोल्ड हर और बीट हर या हिम, डैड उसको मारेंगे या पीटेंगे, डांटेंगे। लेकिन वहां पे सिचुएशनल आयरनी बिल्कुल चेंज हो जाती है। व्हेन डैड जो है उसको कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, रादर वो अपने पॉकेट में एक चॉकलेट रखते हैं, कहते हैं तुम ले लो, कोई बात ऐसी नहीं है, दूसरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर क्या है, सिचुएशनल आयरनी ये है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा, पापा उसको थप्पड़ मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन होता कुछ और है जो बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट क्या है, पापा उसको चॉकलेट दे दे रहे हैं, क्या कहलाता है, सिचुएशनल आयरनी कहलाता है। मतलब जब सिचुएशन देख के हमें लगे कि अब ऐसा हो सकता है। आप देखिए सिचुएशनल आयरनी बॉलीवुड मूवी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलती हैं, और कभी कभी सिचुएशनल आयरनी बिल्कुल हास्यास्पद भी हो जाती हैं। सपोज करिए, आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे हीरो है, मान लीजिए बहुत गोलीबारी चल रही है, हाँ, आपके गन शॉट्स चारों तरफ चल रहे हैं, अचानक क्या होता है, गन शॉट्स के बीच में, गन शॉट्स के बीच में क्या होता है कि आदमी वहां पर बैठा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत पैनिक्ड होगा, घबराया हुआ होगा, ये करेगा। तभी उन गन शॉट्स के बीच में क्या होता है, हीरो जो होता है वो गाना गाने लगता है, तो है एक रोमांटिक सॉन्ग वहां पर प्ले हो जाता है। ये सिचुएशनल आयरनी होती है, इस वजह से उसका कह सकते हैं ना, कभी कभी ये क्या करता है, बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे एक एग्जांपल है, फायर स्टेशन बर्न डाउन, बहुत ही फेमस है कि एक फायर स्टेशन जल गया है। अब फायर स्टेशन मतलब, फायर स्टेशन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि फायर स्टेशन कैसे जल सकता है, ये तो आग बुझाता है, तो ये खुद जल गया, मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फायर स्टेशन कभी नहीं जलेगा, लेकिन फायर स्टेशन ही क्या हो गया, जल गया। तो ये सिचुएशनल आयरनी होता है। नेक्स्ट वी हैव ड्रामेटिक आयरनी। तीसरी आयरनी है हमारी, अभी तक आपने दो आयरनी पढ़ी, एक आयरनी आपने पढ़ी वर्बल आयरनी, दूसरी आयरनी आपने पढ़ी जो है सिचुएशनल आयरनी, और तीसरी आयरनी आपकी है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी, अब ये ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, कह रहे हैं ड्रामेटिक आयरनी जब कोई ऑडियंस और रीडर जो है, तो ये बात का पता रहता है कि ये जो करेक्टर्स हैं स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं या नॉवेल में जो करेक्टर्स हैं, ये वो नहीं होकर के बल्कि कोई और हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उस करेक्टर के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है। वो क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी होती, मतलब जैसे दो दोस्त हैं, दो दोस्त होते हैं, और मान लीजिए ए हैं और बी हैं, ये दोनों फ्रेंड्स हैं,
ए के कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि बी को नहीं पता है लेकिन ऑडियंस को पता है। ऑडियंस को पता है कि ये कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है या ये कुछ कर रहा है अलग से अपना, और उसको पता होता है कि ये बी के साथ धोखा कर सकता है, लेकिन फिर भी जो है ऑडियंस जानती है लेकिन मिस्टर बी नहीं जानते इनके साथ क्या होने वाला है। वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? ड्रामेटिक आयरनी कहलाता है। दिस क्रिएट्स टेंशन और ह्यूमर एज द ऑडियंस एंटिसिपेट्स हाउ द कैरेक्टर्स विल रिएक्ट व्हेन दे डिस्कवर द ट्रुथ। क्योंकि अब ऑडियंस को तो ये लगता है कि यार जब मिस्टर बी को पता चलेगा क्या होगा। ये क्या कहलाता है? ड्रामेटिक आयरनी होता है कि आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई मिस्टर ए जो हैं ये इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, और वो सोचता है कि ऐसा कुछ होगा उसके हाव भाव देख करके, लेकिन बाद में बी के साथ कुछ और होता है। तो ये क्या कहलाता है? ड्रामेटिक आयरनी कहलाता है। मतलब जिसको ऑडियंस समझ रही है कि ये दुश्मन है, हीरो समझ रहा है कि उसका दोस्त है। ये क्या है? ड्रामा में आयरनी है। हीरो के लिए वो दोस्त है, ऑडियंस के लिए वो हीरो का दुश्मन है। ये क्या कहलाती है? ड्रामेटिक आयरनी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, रोमियो जूलियट आपने पढ़ा ही होगा, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो जान लीजिए। ये हमारे जो है विलियम शेक्सपियर महोदय साहब हैं का एक जो है ट्रेजेडी है, रोमन ट्रेजेडी है, रोमियो एंड जूलियट, लव ट्रेजेडी भी है। इसमें क्या है, ऑडियंस को पता है कि जूलियट इज नॉट रियली डेड, क्योंकि इसमें एक कहानी है पता है जो है, जब लड़ाई होती है तो वहां पे जो जूलियट है, जूलियट ये बहाना करती है कि उसने पॉइजन खा लिया है और अपने आप को डाइट कर लिया है, और ऑडियंस को ये पता है कि उसने सिर्फ बहाना किया है। हाँ, हीरो को नहीं पता है, हीरो के पास मैसेज जाता है कि जूलियट इज डेड नाउ, रोमियो के पास। अब रोमियो क्या करता है? रोमियो जो है बेचारा उसको ये न्यूज मिलती है कि जूलियट जो है वो डेड है। रोमियो क्या करता है? जहर पी लेता है, अपने आप को किल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गई? ड्रामेटिक आयरनी हो गई। ड्रामेटिक आयरनी हो गई कि ये जूलियट ने ये अपना छिपाया, या कह सकते हैं ये अपनी डेथ को उसने जो है फेक डेथ को रोमियो को कन्वे कराया, और रोमियो को उस फेक डेथ को क्या लगा, जो इनका फेंट डेथ था, वो लगा कि ये रियल डेथ है, और रोमियो ने आउट ऑफ लव जो है सुसाइड कर लिया। बाद में जूलियट भी कर लेती है, लेकिन तो ये क्या है? ये आयरनी है, तो हम बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। बहुत ही फेमस प्ले है, आप इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट प्ले में आपको पढ़ा रहे हैं। एक होती है आयरनी ऑफ फेट। आयरनी ऑफ फेट के मास्टर जो है आपके माने जाते हैं नॉवेल्स में, अगर हम देखें तो आयरनी ऑफ फेट को बहुत ज़्यादा यूज किया है आपके हार्डी साहब ने। हार्डी की नॉवेल्स में आयरनी ऑफ फेट हमें देखने को मिलता है, और हालांकि हमें शेक्सपियर के प्लेज में भी आयरनी ऑफ फेट देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आयरनी ऑफ फेट क्या है। इस प्रकार की आयरनी में क्या है? बिलीफ, एक विश्वास होता है कि जो हमारी डेस्टिनी है, ये हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, मतलब डेस्टिनी हमारा भाग्य जो है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये कभी क्या क्या करता है? आयरनिक ट्विस्ट हमारे लाइफ में लाता है। मतलब ये हमें दिखाने की कोशिश करता है कि हमारा जीवन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये आयरनी ऑफ फेट होती है। जैसे आप बहुत मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोगों का होगा उन्होंने बड़ी मेहनत करी, बहुत तैयारी किया, लेकिन उनका नहीं हो पाया, क्योंकि आयरनी ऑफ फेट यही है। तो आयरनी ऑफ फेट क्या कहती है? कहते हैं कि आपने बहुत वर्क किया, आपने बहुत वर्क किया, तो आपको क्या मिलना चाहिए? सक्सेस मिलनी चाहिए। लेकिन फेट में आयरनी है, तो वर्क करने के बाद आपको फेलर मिल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कम वर्क करते हैं, को क्या मिल रहा है? सक्सेस मिल रहा है। आपके समाज में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। जैसे अ पर्सन सर्वाइव्स अ प्लेन क्रैश ओनली टू बी स्टक बाई लाइटनिंग द नेक्स्ट डे। कह रहे हैं एक आदमी के साथ क्या हुआ? आयरनी ऑफ फेट देखिए कि प्लेन क्रैश में वो बच गया लेकिन भाग्य को क्या मंजूर था? अगले दिन बेचारा लाइटनिंग हुई,
और लाइटनिंग में जल बसा। ये क्या है? ये आयरनी ऑफ फेट है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आसमान से टपके खजूर पर लटके, वही हाल है। मतलब बहुत बड़ी विपदा से तो बच गए, लेकिन फेट, आयरनी ऑफ फेट ये है, एक विपदा ऐसी पल गई कि जिससे उनको दिक्कत आ गई। बड़ी समस्या का टल जाना, अर्थात भाग्य ने उनको क्या किया, बड़ी समस्या से बचा लिया, लेकिन छोटी समस्या ने उनको गैलअप कर लिया। तो वही हम लोगों के लैंग्वेज में कहते हैं कि भगवान को जो मर्जी थी वही बात, वही आयरनी ऑफ फेट है। अब लिटरेचर में अगर हम आयरनी देखें, लिटरेचर में आयरनी का क्या काम है? तो एक ये डिवाइस है, एक लिटरेरी टूल है, हाँ, जो क्या करता है, बहुत सारी मीनिंग्स के लेयर्स को क्रिएट करता है। मतलब बहुत सारी उसकी मीनिंग होती है, उसका हर एक व्यक्ति सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकता है। और दूसरा उसका काम होता है टेंशन क्रिएट करना, अर्थात किसी भी स्टोरी में आयरनी का काम टेंशन क्रिएट करना भी होता है, ह्यूमर को पैदा करना भी होता है। और आयरनी का काम क्या है? करें, आयरनी का काम क्या है? ये रीडर्स के एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करती है। रीडर जो सोच रहा है वही नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। मतलब आपके एक्सपेक्टेशन को चैलेंज करती है, प्लस आपके साथ माइंड गेम खेलने का भी काम करती है। और ये क्या करती है, ह्यूमन कंडीशन, सोशल नॉर्म्स और जो भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ है के बारे में हमें क्या करती है, सिखाती है, एक पॉइंट बताती है। तो इसका लिटरेचर में काम ओवरऑल क्या है? जो राइटर होता है वो इसका यूज ये करता है, वो रीडर को ये कम्युनिकेट करना चाहता है, ये बताना चाहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको ये कहना चाहता है कि आप लोगों को और आप सोसाइटी को, समाज को, सबको अच्छे से समझ पाए, अर्थात डेवलप अंडरस्टैंडिंग। रीडर को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वो आयरनी का यूज करता है कि आप जान लीजिए ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि हर वो व्यक्ति जो है तिलक लगाया हुआ है वो जो है पंडित ही है, पुजारी ही है, और या हर वो व्यक्ति जो तिलक नहीं लगाता है, मंदिर नहीं जाता है, वो पुजारी नहीं या ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में आपको ये आयरनी सिखाती है कि आप सीख लीजिए। ऐसा नहीं है कभी कभी आदमी जो बोलता है वो सही ही होता है, या उसने जो बोला है वह सही होता है, उसकी और हो सकती है, और हो सकता है। कभी कभी आपको जो आंख से दिखता है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि आपको उस परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से वैसा दिखाया गया, वैसा था नहीं। तो ये आयरनी हमें ये सारी चीजें सिखाती है। इसीलिए लिटरेचर, लिटरेचर हम बार बार आपसे क्या कहते हैं, लिटरेचर जो है सोसाइटी का मिरर है। सोसाइटी में जो चीजें होती हैं वो सब की सब क्या है, वो हमें लिटरेचर में दिखाई जाती हैं। तो हमारी लाइफ में आयरनी भी बहुत है, हमारी लाइफ में आयरनी है। हमारे आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, वो लोग, मतलब एक चेहरा उनका कुछ और होता है, दूसरा चेहरा कुछ और होता है। कुछ लोग कहते कुछ और हैं, उसकी मीनिंग कुछ और होती है। कुछ लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाँ, कुछ लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं तब भी सफलता मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं लेकिन छोटी, जैसे बहुत एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हमारे जो है जानकारी में एक लोग थे, को एक बहुत बड़ी बीमारी हुई जो है कैंसर। कैंसर का उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया तो है, और ठीक भी हो गए, एकदम फिट हो गए, 4 साल तक एकदम फिट रहे। अचानक एक दिन क्या हुआ, अचानक एक दिन उनको फीवर आया, और सुबह को फीवर आया, रात में उनकी डेथ हो गई। अब ये क्या है, आयरनी ऑफ फेट है। मतलब भाई भाग्य को मंजूर नहीं था, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी बीमारी से, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बच गए, लेकिन बुखार थोड़ा सा हुआ, हल्का सा। अब उसको बाद में लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ होगा कि उनको कैंसर था तो सेल्स कमजोर हो गए थे इसलिए उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर हम इसको लिटरेचर की जो है भाषा में कहें तो आयरनी ऑफ फेट कहेंगे। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें कौन सिखाता है, वो हमें सिखाता है साहित्य। साहित्य सिखाता है, और उसको, उसके लिए आपको साहित्य पढ़ने की जरूरत है, और साहित्य में जो जो डिवाइसेस टूल्स किए जाते हैं उसको जानने की जरूरत है। तो उसी में से एक हमारा क्या था, आयरनी था। दूसरा इसका काम क्या है, ये थीम को एनहेंस करता है, अर्थात थीम में जोर देता है, थीम को बार बार जो है, थीम पे जोर देने का काम कौन करता है,
आयरनी करती है। अर्थात जैसे कोई कंट्राडिक्शंस होता है, सपोज करिए नॉर्मली अगर एक इंसान है और उसके हम करेक्टर को दिखा रहे हैं, सिंपली वो उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपने काम कर रहा है, तो आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा आप उसको सोचेंगे नहीं। लेकिन अगर किसी के अपोजिट में एक करेक्टर, कंट्राडिक्ट में एक करेक्टर खड़ा कर दिया जाए जो इससे लड़े या इसके बारे में बताए हमें, नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली होता यूं है कि हमारा ध्यान इस पे बढ़ जाता है, क्योंकि कंट्राडिक्शन है। जैसे मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो ब्लैक क्यों है और व्हाइट क्यों है? क्योंकि व्हाइट है इसलिए ब्लैक है, और ब्लैक है इसलिए व्हाइट है। कंट्रास्ट होता है, इसलिए आप देखिए आपके टीवी रिमोट में कंट्रास्ट दिया होता है, कलर को आप कंट्रास्ट करके अच्छी इमेज ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से आयरनी का भी काम क्या है? कंट्रास्ट क्रिएट करता है, जो हमारी लाइफ की अब्सर्डिटीज हैं, सोसाइटी की अब्सर्डिटीज हैं, उस पर बहुत जोर देता है। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। अगर आपके अंदर आयरनी को समझने की क्षमता है ना, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और बढ़ती जाए, क्योंकि आप लाइफ को समझ पाए। बहुत सारे लोग फूल्ड हो जाते हैं, फूल्ड बाय इमोशंस। इमोशन से बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है? मूर्ख बना दिया जाता है। अब मूर्ख बनाने से क्या होता है भाई? आयरनी की उसको समझ होती अगर, शायद वो जो है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, बिल्कुल एकदम ग्रामीण एग्जांपल है। वंस क्या हुआ कि कुछ लोग जो है गांव में, अगर इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि पहले क्या करते थे लोग, गाय और भैंसे जो है ले जा करके जो खेत के मैदान होते थे वहां पर उनको चराने के लिए ले जाते थे, घास चारा के लिए। अब वहां पे क्या हुआ, कई लोग बैठे हुए थे, जो है 4-5 लोग ABCD बैठे हुए थे, सब ABCDEF बैठे हुए थे। इसमें से मिस्टर D जो थे, इनको आदत थी रोज भाग जाने की, कि इनको कुछ बता करके काम, कि भैया मैं ये काम करने जा रहा हूँ, थोड़ा मेरे गायों को देखते रहना। तो इन्होंने डी से कहा, क्या डी से इन्होंने कहा, डी ने कहा ए से कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, और मेरी गाय देखते रहना, किसी का खेत का नुकसान न कर दे जो है। उसने कहा ठीक है मैं देखते रहूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद हल्ला हुआ कि मिस्टर डी जो थे, इनकी गायें जो है, एक कोई मिस्टर एक्स है, उनके पूरे खेत का जो अनाज था वो पूरा खा गई। तो हल्ला हुआ, तो डी ने ए से कहा कि भाई मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गाय देखते रहना। उसने कहा मैं देख तो रहा था, तुमने ये नहीं कहा था कि खेत में ना जाए, तो डांट देना, बाहर निकाल देना। उसने कहा था देखते हुए मैंने देखा, वो खेत में जा रही थी, जाते हुए भी मैंने देखा, खा रही थी, खाते हुए भी मैंने देखा। तो ये क्या है? ये क्या करती है? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है। अगर आप आयरनी समझ पाते, हाँ मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं, मैं देखता रहूंगा, तो आप समझ जाते कि ये आयरनिकल टोन में बोल रहा है, कि देखेगा सिर्फ, कुछ करेगा नहीं। तो ये क्या करती है? ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है। अब हमारा अगला टॉपिक है इन्वर्जन। ये भी आपने खास करके मैथ वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आराम से इसको जानते होंगे। इन्वर्जन जो होता है लिटरेचर में, ये एक रिटोरिकल डिवाइस है एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं अलंकार। ठीक है, ये क्या करते हैं? सेंटेंस के नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को रिवर्स कर देते हैं। नॉर्मल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। कोई फ्रेज है या कोई क्लॉज है, उसको रिवर्स करके रीअरेंज कर देते हैं, तो वहां पर क्या होता है? इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन रूल शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैथ्स में जो है, तो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। कह रहे हैं कि इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और फ्रेज इज रिवर्स्ड और रीअरेंज्ड। नॉर्मल ऑर्डर को क्या करते हैं? जैसे सपोज दैट ABCD, मान लीजिए एक कोई सेंटेंस है, इसका नॉर्मल ऑर्डर चेंज कर दिया, CDCBA कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्जन रूल बोलेंगे। इन्वर्जन भी कई प्रकार के होते हैं, तो आइए हम देखते हैं इन्वर्जन। पहला है सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन, अर्थात किसी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में जो पहले सब्जेक्ट होता है उसको वर्ब बना देंगे, वर्ब को सब्जेक्ट बना देंगे, अर्थात वर्ब को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में, और एक में सब्जेक्ट को पहले करेंगे और वर्ब को बाद में करेंगे। जैसे in the typical word or of sentence subject verb object inversion occurs when the verb precedes the subject। जैसे never have I seen such a beauty। अब यहां पर क्या है? यहां पर have जो वर्ब है, हाँ,
ये सब्जेक्ट आई के पहले आ रहा है, हैव वर्ब जो है सब्जेक्ट आई के पहले आ रहा है, तो ये क्या हुआ, रिवर्सल फार्मूला हुआ। क्या हुआ, यही इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटी या सच ब्यूटी, मैंने ऐसी सुंदरता पहले नहीं देखी थी। तो क्या है ये, कह रहे हैं अब इसको हैव को, ये आई है, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका हो गया, हैव क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसमें रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो इसको उठा करके ले आया नेवर हैव आई, नेवर हैव आई, हैव को पहले कर दिया और आई को बाद में, ये रिवर्सल फार्मूला हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। ये क्या करता है, इसका काम भी लिटरेचर में क्या होता है, एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, ज्यादा जोर डालने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। इसी प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब के बाद एडजेक्टिव नाउन के साथ भी यही होता है, आपने पढ़ा भी होगा जो है ग्रामर में, जैसे द वर्ल्ड अननोन। अब देखिए हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है, प्रायः जो हमारा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो सब्जेक्ट के पहले नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है ना, नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब इसी को इन्वर्स कर दिया, मतलब नाउन प्रोनाउन पहले और सब्जेक्ट बाद में, ये इन्वर्जन रूल कहलाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे हैं जो है एडजेक्टिव, जो हम एडजेक्टिव के 2 यूजेस पढ़ते हैं, ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ पर अननोन क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ल्ड क्या है, नाउन है। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या आया है, एडजेक्ट नाउन पहले आ गया है और एडजेक्टिव बाद में आया है। ये क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इन्वर्जन का रूल। नेक्स्ट वी हैव प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में भी हम इन्वर्जन करते हैं, जैसे ऑन द टेबल स्टूड अ वेस, ऑन द टेबल स्टूड अ वेस। अब यहाँ पर ये एक फ्रेज है, इस फ्रेज को इन्वर्स किया गया, किसको, यहां से अवेस आपका क्या है, नाउन है, उसके बाद आया वर्ब स्टूड ऑन द टेबल। ये ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस, लेकिन थोड़ा एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए इसको इन्वर्स कर दिया गया, ऑन द टेबल स्टूड अ वेस। ये क्या कहलाएगा, इन्वर्जन कहलाएगा। इन्वर्जन का मतलब आप सिंपल सी लैंग्वेज समझ लीजिए कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हमारे क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, सिंपली उसको रिवर्स करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर इन्वर्जन होता है। क्वेश्चन इन्वर्जन ऐसे होता है, आपने क्वेश्चन इन्वर्जन बहुत सारे पढ़े होंगे। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो है, वहां पे इन्वर्जन रूल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है और हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारा सब्जेक्ट है, दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं, मतलब स्विच कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। जैसे आर यू कमिंग टू द पार्टी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर है, ठीक है, और ये क्या आया है, यू से पहले आया है, ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वर्जन रूल हो, ठीक है। इन्वर्जन रूल में हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसकी हम अदला बदली कर देते हैं, मतलब आगे पीछे कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। एक होता है नेगेटिव इन्वर्जन। नेगेटिव इन्वर्जन भी वही है कि प्रायः जो हमारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं बिगिनिंग की शुरुआत में, उसको हम लगाते हैं। यहाँ पर जैसे कहें सेल्डम हैव आई हर्ड सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो अब ये इसका सही क्रम क्या होना चाहिए था, आई हैव सेल्डम हर्ड, जैसे वर्ब होता है ना खास करके, और नेगेटिव एडवर्ब्स प्रायः अगर हम बात करें तो क्या होता है, वर्ब के बाद आता है, वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्डम पहले लगा दिया है। तो आई हैव सेल्डम, ये होना चाहिए था आई हैव सेल्डम, के बाद हर्ड सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये क्रम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या किया, ब्यूटीफुल सॉन्ग, यहाँ पे क्या किया इसने, सेल्डम को पहले ले आए, सेल्डम के बाद हैव आई हर्ड, हैव आई हर्ड,
रिवर्स कर दिया इसको, ये भी क्या है, नेगेटिव इन्वर्जन इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा पर्पज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन का पर्पज क्या होता है, आपको हमने बताया ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए इसका पर्पज होता है। और दूसरा इसका पर्पज क्या है, सब्जेक्ट को बहुत स्टाइलिस्टिक बनाने के लिए, अर्थात थोड़ा सा अलग लगे, लोग पढ़ना चाहें, अरे यार ये क्या स्ट्रक्चर बनाया इसने, बड़ा गजब का बनाया है। जैसे यहाँ पर लिखा है एंड द मून लाइट ग्लिमर्ड थ्रू द ट्रीज। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया तो हमें लग रहा है कि समथिंग न्यू हमें मिल गया, तो ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। टिपिकली जो है इसमें ऑर्डर को हम उल्टा कर देते हैं। तीसरा, सस्पेंस या मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है इसका प्रयोग। जैसे हिडन बीनीथ द फ्लोर बोर्ड्स ले द ट्रेजर, तो यहाँ पर सस्पेंस क्रिएट करने के लिए भी क्या होता है, हम इन्वर्जन रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को शो करने के लिए भी, अर्थात ज्यादा फॉर्मल बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, इन्वर्जन रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे विदर दाउ गोवेस्ट आई विल फॉलो, तुम जहां जाओगे मैं वहां वहां आऊंगा, तो थोड़ा ज्यादा फॉर्मेलिटी शो करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इन्वर्जन रूल का फॉलो करते हैं। कंक्लूजन, इन्वर्जन इज अ वर्सेटाइल टूल, इसको छोड़ दीजिए, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हमारा अगला बहुत ही फेमस टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत ही फेमस टर्म है, खास करके दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी एंड नेट जेआरएफ एग्जामिनेशंस जो है। हाँ, आप 2 मिनट जो है रुकिए, मैं 2 मिनट में बैक होता हूँ, 6:15 पे फिर से आता हूँ, 6:15 पे ज्वाइन करिएगा।